सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि मई 2026 में रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा अभी किस एक्सचेंज ने की है? तो आंसर होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने। तो पहली लाइन तो आपको यही याद रखनी है कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने रेन मुंबई को शुरू किया है। अब रेन मुंबई क्या है? तो रेन मुंबई एक ऐसा मौसम आधारित डेरिवेटिव है जिससे लोग और कंपनियां बारिश कम या ज्यादा होने से होने वाले नुकसान से बच सकती हैं। मतलब अगर मुंबई में मानसून उम्मीद से अलग रहा, कम रहे या ज्यादा रहे, कहने का मतलब ये है, तो इससे जो होने वाला आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसका काम बारिश पर निर्भर रहता है। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तब भी नुकसान होगा, बहुत कम बारिश हो गई तब भी नुकसान होगा। तो इस केस में अगर कंपनी पहले से रेन मुंबई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेती है तो यहाँ पे उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी और इसे ही हेजिंग यानी कि जोखिम से बचाव कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये सामान्य जो बीमा होता है उससे अलग है। बीमा में क्या होता है, पहले नुकसान साबित करना पड़ता है, सर्वे होगा, उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन रेन मुंबई में केवल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो बारिश का डेटा आएगा उसको देखा जाएगा। जितनी तय सीमा से जो बारिश होनी चाहिए थी, अगर उससे ऊपर या नीचे होती है तो उस हिसाब से भुगतान होगा और बहुत जल्दी सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें बारिश का डेटा देगा कौन? तो जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो डेटा देगा। अच्छा, इसे बनाया किसने है? तो इसे विकसित किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने। हम कह सकते हैं आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से इसको बनाया गया है और अभी सेबी ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो किन क्षेत्रों को फायदा होगा? तो उन सेक्टरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनका काम बारिश से प्रभावित होता है, जैसे कि कृषि सबसे ज्यादा डिपेंड बारिश पे ही करता है। ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान, कम हो जाए तो भी नुकसान। बिजली सेक्टर हो गया, निर्माण हो गया, पर्यटन, लॉजिस्टिक, ऊर्जा, क्योंकि इन सब का काम मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब आप क्या समझते हो? डेरिवेटिव एक ऐसा वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मूल्य किसी दूसरी चीज पर निर्भर करता है। जैसे कि शेयर मार्केट में अगर आप कभी सुना हो, क्योंकि शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये चीजें डिपेंड करती है जैसे कि तेल पे, ऑयल पे, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया। और जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये सब डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर। तो यहाँ पे रेन मुंबई में बारिश ही मुख्य आधार है। बारिश कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, उसी पे जो इंश्योरेंस का पैसा है वो डिपेंड करेगा। चीज आपको समझ में आ गई? मैंने हर चीज आपको डिटेल में समझाई है और बहुत आसान शब्दों में उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बीएसएफ की पहली सभी महिला पर्वतारोहण टीम ने किस पर्वत पर सफल चढ़ाई की है? तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। तो अभी बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और इस अभियान का नाम दिया गया मिशन वंदे मातरम। और ये नाम बीएसएफ की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस अभियान को ये नाम दिया गया। इस टीम में केवल महिला जवान शामिल थी जिन्होंने कठिन मौसम और खतरनाक रास्तों के बावजूद एवरेस्ट को फतेह किया। अच्छा, इस अभियान के दौरान टीम ने केवल पर्वतारोहण ही नहीं किया बल्कि स्वच्छ हिमालय स्वच्छ ग्लेशियर अभियान के तहत एवरेस्ट के कैंपों से कचरा भी इकट्ठा किया और उसे सही तरीके से हटाया। मतलब इससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया उन्होंने। अब बीएसएफ की महिला टीम थी, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965, गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसे भारत की पहली रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। ये बॉर्डर पे किस देश के साथ बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे। मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, और इसके डायरेक्टर जनरल है प्रवीण कुमार। वहीं माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। और इस पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी। और उनके साथ जो शेरपा गए थे उनका नाम है तेंजिंग नॉर्गे। वैसे आप जानते ही हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग जो व्यक्ति थी वो अरुणिमा सिन्हा थी। और सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पूछोगे तो ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में चढ़ी थी। और काम्या कार्तिकेयन
16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया और इस उम्र में चढ़ने वाली वो सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। कामिर रीता शेरपा आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा बार 32 बार अब चढ़ चुके हैं, इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 32 बार चढ़ गए। अच्छा, ये नाम भी ध्यान रखना, छेनजिंग आंगमो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैं। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एशियाई उत्पादकता संगठन की गवर्निंग एपीओ बॉडी का अभी 68वें सत्र की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा भारत ने। तो एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसकी 68 नंबर की बैठक हुई 20 से 22 मई तक। कहाँ पे? भारत में भी कहा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 20 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका आयोजन भारत की नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने किया, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था एशियाई देशों में काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि कैसे कम समय और कम संसाधनों में ज्यादा और बेहतर काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और इस बैठक का उद्घाटन किया था हमारे जो वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, अभी इंडोनेशिया के प्रोफेसर अनवर सानुसी को एपीओ का भी नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने यहाँ पे भारत के अमरदीप सिंह भाटिया की जगह ली है। तो एपीओ है क्या? एपीओ मतलब एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1961 में। मुख्यालय टोक्यो जापान में मिलेगा। इसमें सदस्य देश हैं 21। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अब इसी तरह से कुछ बैठकें, कुछ सम्मेलन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, अभी 11वां रायसीना डायलॉग अभी हुआ था नई दिल्ली में और इसमें चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। 37 नंबर की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ब्लैक स्वान समिट 2026 हुआ भुवनेश्वर में, भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ। पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन भारत में हुआ। भारत में भी कहा? महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई यूएई में। भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। एक्चुअली में अभी ये जून में होने वाला था, लेकिन अभी इसको रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब डेट आगे बढ़ा दी गई है। और विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 अभी नई दिल्ली में हुआ था। गो टेक 2026 जो कि एक प्रमुख गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन हुआ था पुणे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था कैमरून में। वन हेल्थ समिट 2026 लियोन फ्रांस में। 30वां सेमिनार रण संवाद बेंगलुरु में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन अभी गोवा में हुआ। नवा हिंद महासागर सम्मेलन अभी पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, तो ये सब अभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अमेरिका में हुए ड्रीम हैक अटलांटा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए। वे मुंबई की ई स्पोर्ट्स टीम है SATUL, उसकी ओर से खेल रहे थे। बाकी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, इसका आयोजन अभी 6 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक होगा। कहां पर होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये अभी आपको मैक्सिमम लोग बताएंगे सऊदी अरब के रियाद में, तो याद रखना आंसर गलत है। एक्चुअली मैंने भी आपको कई बार बताया है सऊदी अरब के रियाद में, लेकिन अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूं क्योंकि आपको बताए पश्चिमी एशिया में अभी मामला गर्म चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तनाव में है चीजें, तो वहां पे अभी इसको कैंसिल कर दिया गया और इसको शिफ्ट कर दिया गया पेरिस फ्रांस में। अब अगर पूछे कि कहां पर हो रहा है तो पेरिस फ्रांस में। कहां पे होना था अगर पूछेंगे तो सऊदी अरब के रियाद में। पहला ही एडिशन है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से एग्जामिनर प्रश्न डाल सकता है। और अभी भी बहुत सारे लोग या बहुत सारी जगह आपको सऊदी अरब रियाद ही पढ़ाएंगे, तो इसीलिए प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी और आ सकता है। और हाँ, इसके ग्लोबल एम्बेसडर हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया था। अब वैसे ये चेस के प्लेयर हैं अरविंद चिदम्बरम, तो चेस से ही कुछ मैं आपको रिवाइज करा दूं। चलो, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर आप जानते ही विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर।
इन्होंने ही पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। हमारे सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर की बात करोगे तो वो डी गुकेश है। अच्छा, लेकिन विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी है। और अभी हमने पढ़ा था विश्व में दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए फॉस्टिनो ओरो, अर्जेंटीना से ये। अच्छा, हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजय लक्ष्मी आंसर करना, लेकिन पूछें ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन है तो आंसर होगा कोनेरू हम। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, और उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा था। और अब 2 साल बाद 2026 में जो 46वां फिडे चेस ओलंपियाड है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। उसके अलावा अभी जो 2025 में फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? गोवा में 11वां एडिशन। इसको जीता था जावोकिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। उसके अलावा ये ध्यान रख लो, आर वैशाली का नाम अभी कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अच्छा, अभी कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने? भरत सिंह चौहान बने फिर से। और ये भी ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप इसका पहली बार आयोजन होगा अभी अक्टूबर में। कहां पर होगा? वो मलेशिया में होगा। अभी तक हमारे 95 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 95th नंबर के बने थे अरुण्याक घोष, कोलकाता से हैं। और ये 94th वाले भी याद रखना, मयंक चक्रवर्ती, ये पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, असम से आते हैं। वैसे फिडे चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है फिडे, स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी ड्वोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 की 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है तो आंसर होगा गोवा। तो एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं 2026 में, ये इसका 5वां संस्करण होगा 21 से लेकर 27 जून तक। और कहां पर होगा? गोवा में होगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजन करेगा इसका। और ये एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय दिमागी खेल, माइंड गेम टूर्नामेंट है जो हर 4 साल में होता है। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान सहित 20 से ज्यादा देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। और इस एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने अभी तक टोटल 20 पदक जीते हैं। ठीक है, तो भाई 4-4 साल में होता है, तो इस बार वाला 5वां एडिशन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि कहां पर होगा? गोवा में होगा, याद रख। गोवा जरूर ले चलूंगा मैं आपको। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल पणजी है जो कि मांडोवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। और गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। अच्छा, गोवा का तीसरा जिला कौन सा बनेगा? कुशावती। अभी चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 का आयोजन गोवा में हुआ था। और वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया। और ये है कहां पर ये फैसिलिटी? ये गोवा में। और गोवा केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन का सम्मेलन अभी हुआ था, 7वां एडिशन, ये गोवा में हुआ था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मिस इंडिया का खिताब किसने जीत लिया? साध्वी सेल ने, गोवा से ही है। इस बार इसका ये 61 नंबर का एडिशन था जो भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो गोवा से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मेजर जनरल BC खंडूरी, इनका भी निधन हो गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो पूरा नाम है भुवन चंद्र खंडूरी। ये पहले भारतीय सेना में अधिकारी थे। उन्होंने लगभग 36 साल तक सेना में सेवा की और मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। और देश सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। बाकी रिटायर्ड होने के बाद वो राजनीति में आ गए और 1991 में भाजपा से चुनाव लड़ा और गढ़वाल से सांसद बने। वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने 2 बार, 2007 से 2009 और 2011 से 2012 के लिए 2 बार मुख्यमंत्री बने वो उत्तराखंड। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री के रूप में भी काम किया। और अभी 19 मई को 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भुवन चंद्र खंडूरी इनका नाम था। बाकी निधन वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूं, जिन भी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के अभी हाल ही में निधन हुए इस साल। एक तो भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार का निधन हो गया, 100 वर्ष की आयु में, महाराष्ट्र से थे। और मेहर कास्टिलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे और अभी 2024 के लिए उनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वे ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बने। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इन्हीं के तो बेटे हैं अभी बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान नाम है उनका। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, वो भी महाराष्ट्र से थे।
पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर, ये अमेरिका से थे, ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में इनको जाना जाता था, निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे, जिम विटेकर का निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया। पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के 2001 में, ये सब अवार्ड मिले, इनको ध्यान में रखना। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी थे, उनको लद्दाख का शेर कहा जाता था। और लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, इनका भी निधन हो गया। टेड टर्नर, जिन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला एक न्यूज चैनल CNN शुरू किया था, टेड टर्नर इनका नाम था, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये 2026 के इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका हाल ही में निधन हुआ, मैंने आपको रिवाइज कराए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, मई 2026 में रॉयल सोसाइटी का फेलो किस भारतीय को चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। तो सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ये विज्ञान की दुनिया का बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। इसे यह सम्मान केवल उन वैज्ञानिकों को मिलता है जिन्होंने विज्ञान और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, आप जानते हो, भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डॉक्टर है। उन्हें WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में भी उन्होंने काम किया। भारत की ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की महानिदेशक भी रही। और उनके पिताजी का नाम MS स्वामीनाथन था। वैसे MS स्वामीनाथन जी भी रॉयल सोसाइटी के फेलो रह चुके हैं। तो हम कह सकते हैं पिता और बेटी दोनों इस सम्मान को पाने वाले भारत के पहले पिता पुत्री बनी। पिता पुत्री की जोड़ी है जिनको रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। रॉयल सोसाइटी क्या है? रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन की राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी है। स्थापना होती है 1660 में और इसका काम है विज्ञान को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों को सम्मान देना, दुनिया भर में रिसर्च को समर्थन देना। और ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है। तो फिर पहली कौन थी? पहली थी गगनदीप कांग। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले कि IIT कानपुर के जो डायरेक्टर हैं मनिंदर अग्रवाल, उनको अभी गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में शानदार उनके काम के लिए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था, उनको भी। ठीक है, तो ये दोनों एक ही तरह के प्रश्न है, ध्यान में रखना। बाकी कुछ और अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया गर्ड फाल्टिंग को, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। अभी 2025 के लिए अभी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया R वीरामुत्तु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी में चुना गया ममता कालिया को, जीते जी इलाहाबाद के लिए उनका संस्मरण है। अंग्रेजी का नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए और राजस्थानी में चुना गया जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कहानी संग्रह भारखमा के लिए। अच्छा, 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमारेश को और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया जिनका संबंध भारतनाट्यम से है। और 2025 का सरस्वती सम्मान की बात करें, किसे दिया गया? राजकुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वामन वन पहल अभी कहां पर शुरू की गई? तो आंसर होगा अभी दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार का वन एवं वन्यजीव विभाग एक नया खास पार्क बनाने जा रहा है, उसी को नाम दिया वामन वन। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों, खासकर बच्चों और छात्रों को प्रकृति, जंगल और जैव विविधता के बारे में आसान और मजेदार तरीके से जानकारी देना। इस वन में छोटे और बौने पौधे लगाए जाएंगे। यह एक छोटा लेकिन खास हरित क्षेत्र होगा जहां लोग अलग अलग तरह के पौधों के पास जाकर के उनको देख सकते हैं। यहाँ आने वाले लोग सीख पाएंगे कि जंगल और पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? बच्चों और छात्रों को प्रकृति के बारे में नई बातें सीखने को मिलेंगी, लोगों में पर्यावरण बचाने की जागरूकता बढ़ेगी और लोगों का प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ाव मजबूत होगा। कहाँ पर बनेगा? ये दिल्ली में पश्चिमी वन क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। वैसे सरकार का उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में पौधों और जैव विविधता को देखकर समझें और पर्यावरण संरक्षण में भाग लें। अब दिल्ली की बात हुई है, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू अभी नए बन गए।
उसके अलावा अभी याद रखना, नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे सड़क मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के मुंडक्का बक्करवाला टोल प्लाजा पर एक नई मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की। मतलब अब गाड़ियों को यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा। और इस तरह की ये देश की दूसरी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली है, क्योंकि पहले आपको मिल जाएगी गुजरात में, गुजरात के सूरत भरूच नेशनल हाईवे 48 पर। अच्छा, दिल्ली में अब भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा शुरू हो चुकी है। इसे डीएमआरसी और आईओसीएल मिलकर के चला रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा अभियान अभी शुरू किया है, 90 दिनों का ये अभियान है। उसके अलावा देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ पर शुरू होगी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिकों, एक का नाम है सलीम अब्दुल करीम और एक है प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा, इनको ऑर्डर ऑफ मापुंग गुबुवे से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। एक्चुअली में ये साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ मापुंग गुबुवे। और अभी ये सम्मान किसे दिया? दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने ये अवार्ड दिया प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और कीर्तन धेड़ा को। तो प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को क्यों मिला ये सम्मान? HIV एड्स और टीबी यानी कि तपेदिक जैसी खतरनाक बीमारियों पर बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च की उन्होंने उसके लिए। और जो दूसरे हैं प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा, उनको क्यों मिला? तो श्वसन संक्रमणों, सांस से जुड़ी बीमारियों के बेहतर इलाज और रिसर्च में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसी के लिए उनको चुना गया। तो ऑर्डर ऑफ मापुंग गुबुवे की बात करें, ये क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और दुनिया के लिए असाधारण काम किया हो। अच्छा, आपको याद आएगा अभी मोदी जी को लगातार 3 दिनों तक 3 अवार्ड मिले थे। जब वो स्वीडन गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान लेकर के आए, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। फिर उसके बाद नॉर्वे गए थे तो वहां का भी सर्वोच्च सम्मान मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और जब वो इटली गए तो इटली में आपको पता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है रोम, इटली। तो उसने अभी मोदी जी को अपना सबसे बड़ा सम्मान एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया। बाकी साउथ अफ्रीका जरूर मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि उसी का सर्वोच्च सम्मान है ये। तो साउथ कोरिया की देखो 3 कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल ब्लोमफॉन्टेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड होती है, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, मैप में आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 25 मई को। तो आपको बताया वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने साल 2024 में लिया था। अच्छा, 25 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 मई 1924 को पहली बार ओलंपिक में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। तो इसी ऐतिहासिक घटना की याद में ये दिन चुना गया। और वैसे आपको बताया होना चाहिए, फीफा 21 मई से लेकर 25 मई तक विश्व फुटबॉल सप्ताह के रूप में भी मनाता है। और वैसे फीफा 21 मई को इसकी स्थापना होती है, तो उसकी भी याद में इसको मनाया जाता है। आप कह सकते हो 21 मई 1904, पढ़ चुके हम पीछे। तो सिंपल सा याद रखेंगे विश्व फुटबॉल दिवस कब, 25 मई को। बाकी चलो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले फीफा की बात कर लेते। फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। हमने कहा स्थापना 21 मई 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटी। और अभी याद होगा आपको, पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, अभी दिसंबर की बात है। बाकी डेज में आपको रिवाइज करा देता हूं, जो भी अभी तक मई में हम मना चुके हैं। बहुत सारे डेज है, ध्यान से सुनना। 1 मई को श्रमिक दिवस लेबर डे था, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 5 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी था, और 22 मई को अभी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हमने मनाया, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है इसी तरह से मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। बार बार आप भी बोला करो, बार बार बोलोगे तभी चीजें याद होंगी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे और सेशन एंड करेंगे। और हाँ,
इसकी पीडीएफ और डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिली जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेशन बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बाकी चलो अभी कल का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न एक बुक का था, बेटर नेवर स्टॉप्स, इसको लिखा श्याम श्रीनिवासन ने। फिर पूछा वर्ष 2026 के गोडाई स्ट्रोनाइक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। चंद्रयान 3 मिशन को किया गया। और गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रो वेसल आईएनएस संघमित्र कहां पर लॉन्च किया, तो इसी के मुख्यालय में यानी कि कोलकाता में। गार्डन रिच शिप बिल्डर का मुख्यालय है ये। और फिर आपसे पूछा कि भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग का गठन किसने किया, तो आंसर होगा केरल ने। फिर पूछा अभी हाल ही में फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर-1 अभी किसने विकसित किया, तो आंसर होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा ने। फिर पूछा अभी आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर जो है मनिंदर अग्रवाल, इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, तो आंसर होगा। फिर अगले में पूछा वीररा पासी की प्रतिमा का भी अनावरण ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। और जीवन एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड को अभी लॉन्च किया बुजुर्गों की सहायता के लिए किसने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। फिर पूछा मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हो गए, तो आंसर होगा बंगलुरु, यानी कि बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। और दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, कहां पर, तो इमजिंगक पार्क, और इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाकी चलो अभी कल का भी हम होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा डेनमार्क। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।